हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ कल की पॉसिबिलिटी के लिए। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में और किस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं कल के लिए। आज ओवरऑल अगर आप 3 बजे तक का मार्केट देखें तो मार्केट इंडिसाइसिव था। कॉल्स पुट्स दोनों में अच्छा खासा दिखे था और हमारा गेम प्लान भी वही था। तो अपना 2-2:30 बजे तक तो नॉर्मली हम बुक कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखे था। और अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में ऑलमोस्ट 60% टिके और कॉल साइड में भी ऑलमोस्ट 10% टिके था टिल 2:30। उसके बाद फिर आपने देखा एक्सपेंशन हुआ लास्ट के मोमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसको लेकर शायद थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म या कुछ खबर या ऐसा कुछ होगा जिसके कारण आज थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म बना हुआ था। ओवरऑल यूएस फ्यूचर फ्लैट ही है। तो मुझे ऐसा लगता है लोकल था मोर ऑफ नॉट कि कोई ग्लोबल ऐसा ट्रिगर है। और कल यूएस मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थे, वहाँ भी कुछ मूवमेंट हुआ है। और एशिया में भी काफ़ी आज रेड था। अगर यूएस फ्यूचर रिकवर नहीं होता तो आई थिंक काफ़ी डीप रेड में था एशिया। तो अगर हम इंडियन मार्केट देखेंगे राइट नाउ तो 61 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हैं हम। 880 के बाद आसपास बंद हुए हैं 15,000। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा क्लोज है बुल्स के लिए। और 16,000 की एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई भी सरप्राइज़ आता है कैबिनेट के रिशफलिंग के बाद तो मुझे लगता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है कल के मार्केट में। तो मेरे हिसाब से कल का मार्केट शुरू के आधे एक घंटे थोड़ा सा देखिए। अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में है और आपकी फेवरेबल पोजीशन बनती है तो शुरू के आधे घंटे में आपको जो भी मैक्सिमम एक्सट्रीम मूव मिलने हैं वो मिल जाएंगे। तो मोस्टली अगर आप देखें राइट नाउ थीम क्या है, मेटल में बाउंस आया है, स्ट्रॉन्ग बाउंस है। टाटा स्टील के बारे में बात करूंगा। एचडीएफसी में अच्छा बाउंस आया है, ये भी एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन मेटल में अच्छा ब्रेकआउट है। बैंक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लीड कर रहे हैं मार्केट को। और एशियन पेंट्स में रिलीफ था क्योंकि ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी गिरे थे और फिर से वापस उठ गए हैं। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स कुछ खास मूवमेंट नहीं करने वाला है। अगर कोई एशियन पेंट्स में ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 3050 एशियन पेंट्स में 3050, 3050, 3060, 80 तक के जो कॉल्स हैं उनको सेल करके ट्रेड कर सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत जल्दी ठंडे होने जैसे लग नहीं रहे। तो एक ही अच्छी ट्रेड हो सकती है इस एक्सपायरी के लिए भी। ओवरऑल बजाज फिनसर्व अनएक्सपेक्टेड इसमें बाउंस आते हैं, मूव्स आते हैं। तो इसमें थोड़ी सी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इट्स लाइक ए लॉटरी। मतलब मैं सिंपल बोलूँ, कल अचानक से खबर उड़ाई कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले बोला कि इनके रिजल्ट्स डाउन रहने की उम्मीद है। तो ये सब चीज़ें करते हैं। टाटा मोटर में जो हुआ वो पंप एंड डंप काइंड ऑफ था। जस्ट बिफोर दिस क्रैश टाटा मोटर स्टॉक वेंट अप एंड इट वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल के बाद मतलब किसी को पता था ये ऑलरेडी न्यूज़ आने वाली है और उसने शायद वो ब्रेकआउट किया जिससे जितने भी शॉर्ट हैं उनके मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। उसके बाद इन्होंने पूरा पटक दिया। तो ये सब चीज़ें इनसाइडर के बिना नहीं हो सकती जो कल हुआ है। और टाटा मोटर का जो अनाउंसमेंट था इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है कि उसके कारण पूरा मार्केट गिरे। ऑलरेडी लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी, पुट ले लिया होगा मार्केट में। तो वो बस एक ट्रिगर था, उनको उस टाइम पे वो न्यूज़ प्लान करनी थी। तो ये मुझे लगता है चांस हो सकता है। ओवरऑल टाटा मोटर्स में जो भी चीज़ें हैं दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ऐड करना है ना कि निकलना है। 310 320 एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम्स है, यहाँ पे काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे लगता है इसको गिरने ज़्यादा नहीं देंगे और यहाँ से आप एक बार और 330 की तरफ मूवमेंट देख सकते हो। 350 का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से टाटा मोटर में एक रिलीफ बाउंस आना चाहिए। फिर उसके बाद 325 330 के आसपास देखेंगे कि किस तरफ जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मैंने वीडियो डाला था हाउ टू सेल ऑप्शंस विद 20,000 और रिसेंटली मैंने एक और वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी एक वीडियो डाला था। तो ये सब वीडियोस हैं, देखिए, समझिए, शेयर करिए। और ये वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ आपसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें भी शेयर करूँगा जो कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा वीडियो में। तो उसको ध्यान से देखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट लगे, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी है और लोग गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, इसलिए सही चीज़ बताना ज़रूरी है। तो उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा ये वीडियो अच्छा लगे तो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट किस तरीके से। तो राइट नाउ देखेंगे फ्लैट है, नैस्डैक पॉजिटिव है, नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई पे है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल वापस से बाउंस हुआ है ऑलमोस्ट 1.6%। तो ये खुशी जो थी आज एशियन पेंट्स की, मोस्ट प्रॉब्ली कल फिर एशियन पेंट्स डाउन की तरफ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि रीज़न क्या था यूएस मार्केट के गिरने का, तो सबसे पहली चीज़ है चाइना में कुछ इशू चल रहा है। जो वहाँ की टेक कंपनीज यूएस में लिस्टेड है उनके खिलाफ वो कुछ एक्शन ले रहा है। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा ग्रोथ कंसर्न्स है और कोविड में जो डेल्टा वेरिएंट है उससे रिलेटेड ग्लोबल ग्रोथ और ये सब चीज़ें रीज़न ऑलरेडी है मार्केट में। अगर आप देखेंगे अपनी करेंसी भी वीक हुई है लेकिन अपने मार्केट में कोई इसका फ़र्क फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्रूड ऑयल और करेंसी दो चीज़ों के वीक होने का अपने देश के लिए जो भी नेगेटिव है, मतलब क्रूड ऑयल बढ़ना और करेंसी वीक होना, ये बैंक्स के लिए बहुत नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा खेल चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली समबडी वांट्स टू पुश बैंक निफ्टी
या फिर आज का जो लास्ट का 1 घंटे का मूव है वो सिर्फ जो शाम के कैबिनेट वाला है उसके लिए शॉर्ट कवरिंग लोगों ने की होगी, ये भी एक चांस हो सकता है। उसके बारे में भी चार्ट्स में देखेंगे, लेकिन कल डिसाइसिव हो जाना चाहिए कि 16,000 जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, डॉलर इंडेक्स जो है वो रिसेंटली ऊपर गया है, तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में सेल द बाउंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे मार्केट में बाय द डिप अभी भी बना हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करेंगे, तो डाउ जोन्स करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, वो ट्रेंड टूटा, उसके बाद हम नीचे से टेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस, और वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था और ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस ऑलरेडी आरएसआई में आ चुका है। तो ये जो भी मूवमेंट हो रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट कवरिंग और ये सब चीज़ें यूएस में भी काफ़ी हो रही हैं। लेकिन आप इस पे नज़र रखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दोबारा आरएसआई इस हफ्ते के बाद ऊपर उठता हुआ दिखता है तो ठीक, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है यूएस मार्केट में, स्पेशली डाउ जोन्स के लिए। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक ब्रेकआउट है, जिस तरीके से हमारे स्टॉक में आज मेटल ने सडनली ब्रेकआउट किया, तो उस तरीके से नैस्डैक में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट है। और यहाँ पे अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी देखेंगे तो स्ट्रेंथ है, आरएसआई में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन जो टेक है, यूएस के टेक, वो वीक होंगे तभी मार्केट यहाँ से वीक होगा, अदरवाइज मार्केट स्ट्रांग है। और अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स नीचे है और टेक ऊपर है, इसका मतलब कुछ नहीं, हमारा मार्केट इसको पॉजिटिवली ही लेने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अनटिल नैस्डैक सडनली नीचे की तरफ क्रैश हो जाए, तब तक मुझे लगता है 16,000 के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट मिक्स है। अब ये है कि ऑयल 80 पहुंच जाए, $80, आपकी करेंसी सडनली वीक हो जाए, ये दो चैलेंजेस हैं जिस पे आपको नज़र रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं करंटली, तो बैंक निफ्टी में राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 35,700 में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है 35,500 हैज़ बिकम ए सपोर्ट। अब इसके हम ऊपर जाएं ना जाएं, लेकिन ओवरऑल हम 35,500 से लेके 700 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी है कि 36,000 के आसपास जाके हम एक्सपायर करें। ये दो पॉसिबिलिटी करंटली मुझे दिख रही है। अगर आप करंटली ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 36,000 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है इस एरिया को क्रॉस करने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट सेलिंग तगड़ी है। तो प्लानिंग अगर पुट सेलर की जो देखी जाए तो वो तो यही है कि वो 36 की तरफ ले जाना चाहता है, तो डिप में बाइंग होगी। और बैंक निफ्टी में अगर कोई डिप मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़, कोई इवेंट कल तक इसको डगमगा सकता है, और बाय द डिप यहाँ पे होना चाहिए सेटअप। निफ्टी से बेटर आपको बैंक निफ्टी में बाय द डिप मिलेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, जो कि उन लोगों के लिए है जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और बढ़िया रिटर्न्स चाहते हैं सेफ्टी के साथ। तो आइए देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको समझिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका लंबे समय तक का है, अगर आप सेफ रिटर्न्स चाहते हैं, अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं बिना टेंशन के। तो दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हैं, एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, और हर 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में लोग अपने रोटेशन करते रहते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहते हैं एटलीस्ट अगले 4-5 साल के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको 7 साल 7.25 ईयर्स में आपको आपके पैसे डबल करने की अपॉर्चुनिटी देती है, और ये 10% आपको इंटरेस्ट देती है। और अगर आप देखें आज के समय एफडी के जो रेट्स हैं वो 5%, 6%, 7%, उससे ज़्यादा आपको पैसा कहीं नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 10% अपॉर्चुनिटी है कमाने की, और ये मैं अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे आईआईएफएल होम फाइनेंस का जो एनसीडी आया है उसके बारे में, और ये इंडिया का एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके साथ करीब करीब 1,25,000 लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है, तो ये दिखाता है कि काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी लोगों का इसमें ऑलरेडी विश्वास है। आईएफएल होम लोन बॉन्ड्स, जो उनके अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड रिडीमेबल एनसीडीज हैं, वो आपको 10% पर एनम का रिटर्न देते हैं, और ये ऑप्शन सेफर है, सिक्योर भी है, और आपका जो एनसीडी का टेन्योर है वो आपका 87 मंथ का है, तो 7.25 ईयर्स तक आपको इसको रखना पड़ेगा। अब आईएफएल होम लोन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये एनसीडी एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में बताया। उसके अलावा आपको सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली, एनुअली, क्यूमुलेटिव तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की इनकम पे कोई टीडीएस नहीं है, ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। एनसीडी में आप यूपीआई और एएसबीए पेमेंट फैसिलिटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 का करना है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो आईएफएल होम लोन बॉन्ड्स लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। आप लिंक क्लिक करने के बाद अपने जो भी डिटेल्स है वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप आईएफएल के ऑलरेडी डीमैट होल्डर हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको फोटो में दिख रहा होगा। अब जो वीडियो के पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है
है तो इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना इसमें। और जो ट्रांच का इशू है ये 6 जुलाई से ओपन होगा और 28 जुलाई तक ये रहने वाला है, 28 जुलाई को क्लोज होने वाला है। तो फटाफट जाइए, जो भी लिंक मैंने शेयर किए हैं उस पर क्लिक करिए, डिटेल्स पढ़िए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेफ इन्वेस्टमेंट में और 7 साढ़े 7 साल का आपके पास अगर टेन्योर है, इतना टाइम दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो 10% का रेट दे रही है और आपका पैसा करीब 7 साल के बाद 87 मंथ्स के आसपास में आपका डबल हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैं शेयर करना चाहता था। अब हम चलते हैं और बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं अपने मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले आईटी इंडेक्स की बात करूंगा मैं। तो आईटी इंडेक्स जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, ये कोई भी वीकनेस का साइन अभी नहीं है। अभी यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। हो सकता है अगले 2 से 3 दिन 4 दिन में आप देखेंगे थोड़ा सा और डिप आए, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद ये मेक और ब्रेक लेवल है 27,000। अगर उससे पहले हम गिर गए तो मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट के बाद बाउंस आएगा, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे हम हाई पॉइंट पे नहीं है। तो मुझे लगता है गेम प्लान वही है कि रिजल्ट के पहले डिप, क्योंकि ओवरऑल बुलिश मार्केट है, आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो अगर हम 27,900 सीएनएक्स आईटी में आते हैं तो यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है। अब उसके अलावा बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात कर लूंगा। तो बैंक निफ्टी अगर आप करंटली देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इस एरिया पे सपोर्ट है 34,700 पे, और अभी करंटली इस अपट्रेंड के बाद जो सपोर्ट है, अगर यहाँ सडनली फॉल भी आता है तो आपका इस एरिया में कहीं पे सपोर्ट आएगा। तो 35,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल रहा है करंटली, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो ये अपट्रेंड कंटिन्यू है। एक नया हमने चैनल स्टार्ट कर दिया है करंटली बैंक निफ्टी में, और मुझे इसी की बेस पे लगता है कि 16,000 ये लोग पहुंचा लेंगे, क्योंकि रिलायंस का इतना मैटर नहीं करता। रिलायंस बहुत अप डाउन प्रॉपर स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई इतना इम्पैक्ट होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी डिप मिले 35,100, 200, 50 के आसपास, पहला एक्शन बाय है। और अगर मॉर्निंग में ये डिप मिलती है तो बाय करना ज़्यादा प्रॉबेबल है कि बाउंस होगा। लेकिन अगर ये शाम को आता है, सेकेंड हाफ में आता है, तब आपको ये फंसा सकता है, तब आप मत करिए। तो सडनली गैप डाउन में अगर आपको मिले तो बाइंग है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या बस बोल दिया तो सुन लिया तो कर लेते हैं कुछ भी। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग के थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा नहीं कर सकते तो दिमाग तो करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे क्या करना है, देखना है 5 मिनट 10 मिनट, और जब वहाँ से रिएक्शन हो बाउंस का तब हम बाय करते हैं बाउंस को। हम ऐसा नहीं अरे आ गया तो बाउंस कर लो, ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन का यही है। प्राइस एक्शन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो है वेट, ऑब्जर्व। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। और अगर अपसाइड की बात करें तो यहाँ से छोटे मोटे जो डिप है, अब आज का जो डिप है 35,450 था। अगर हम इससे ऊपर ही डिप ले लेते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 35,000 अगर हम 550 या 600 पे एक डिप लेते हैं, उसको आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि 35,850 से 950 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो डिप अगर गैप डाउन मिला तो बाय करना है, बहुत अच्छी प्रॉबिलिटी रहेगी। गैप अप मिलेगा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपका 200 पॉइंट में तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए ये गेम प्लान बैंक निफ्टी के लिए सही है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, लेकिन निफ्टी में अभी करंटली आप देखेंगे लास्ट का जो बाउंस आया है वो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में इतना पावर है कि वो खींच सकता है इसको, 100 पॉइंट 150 पॉइंट बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ही है जो इनका उद्धार करेगा। और अगर बैंक निफ्टी के ऊपर ही सब कुछ है, और मोस्ट प्रॉब्ली बड़े लोगों ने प्लान यही किया है कि बैंक निफ्टी को ही भगाना है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से 36,300 तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसी टाइम पे आईटी शायद परफॉर्म ना करे, कुछ और स्टॉक परफॉर्म ना करे, लेकिन फिर भी निफ्टी 16,000 टच कर ले, और मोस्ट प्रोबेबली वही एक टॉप फॉर्मेशन का एरिया होगा जहां पे आप, क्योंकि देखिए निफ्टी में वो ट्रैक्शन आना चाहिए अंदर से, किसी एक इंडेक्स के कारण आप वहां पहुंच रहे हो तो ये हेल्दी नहीं है। तो 16,000 टच करा लेंगे, 16,050 टच करा लेंगे, और क्योंकि जितना भी टाइम हम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं लग रहा है वो इसको कमज़ोर बना रहा है निफ्टी में, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में नहीं है ये चीज़। तो बैंक निफ्टी अगर नहीं बाउंस करता है देन इट्स ए प्रॉब्लम। अब जो अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता दिया कि लॉजिक क्या लग रहा है मुझे ऐसा लगता है एक बार हमको 330 के आसपास तक जाना चाहिए। इस एरिया तक एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जाएं, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 308 310 के आसपास है। अगर इस एरिया को सपोर्ट होल्ड करता है, जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक झटका और मार सकता है 310 की तरफ। और इसका जो ट्रेंड है मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और शेकआउट करके ऊपर जाएगा, और 320 325 के आसपास अगर बुक करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में फिर से काफ़ी सेलर पहले भी रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि इस एरिया को हमने बहुत दिन तक नहीं तोड़ा, आप देख सकते हैं कम से कम 4 जून से हमने नहीं तोड़ा, 1 महीने से। तो 1 महीने वाला लेवल टूटा है, तो दोबारा वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। और आपका स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया है। अब टाटा स्टील में जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट का है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टाटा स्टील में ये एरिया काफ़ी रेजिस्टेंस वाला था, 1196 एक झटके में इसने तोड़ा है। क्या खबर है मुझे इतना आइडिया नहीं है,
लेकिन यहाँ पे अगर आप बोले तो राइट नाउ वापस से अगर ये वापस 1190 के आसपास आता है तो वो बाइंग एरिया होगा, जब तक ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं है तो 1190 के आसपास से फिर से बढ़िया बाउंस मिलेगा। तो कोई भी डिप में 1190 में 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। टूट जाए तो टूट जाए, मतलब फिर तो फेक ब्रेकआउट है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव था। हाइज जो थे वो भी हायर आपके बने हैं, लोअर इसने लोज भी जो हाई बनाए हैं, तो इसलिए डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका जो टारगेट है, कोई पूछे तो कितना हो सकता है, दोबारा पुराने हाई के आसपास 1250 तक जा सकता है। लेकिन 1250 से फिर से सेलिंग आएगी तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे लोग बाय किए होंगे, वो निकलना चालू कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे आपका कुछ बैंक्स में, तो आईसीआईसीआई बैंक करंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, लेकिन 647 इसका एक स्टॉप लॉस है। अपसाइड के लिए प्ले करें, ये स्टॉप लॉस है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो वापस से हम 635 की तरफ जा सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी इतना ट्रैक्शन नहीं है, आरएसआई में भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो देखते हैं। लेकिन ओवरऑल सपोर्ट इमीडिएटली 647 है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में भी एक ही चीज़ है कि आपका हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है। जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस एरिया था, उस एरिया के हम ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहे, उसके नीचे ही हैं। तो अगर हम 622.25 के ऊपर होते तो एक पॉजिटिव साइन था। हम उसके नीचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक हम इसके ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगे, अपसाइड के चांसेस कम है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से फिर से एक झटका नीचे की तरफ मार सकता है। तो ये एक निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि न्यू एंट्री की। उसके अलावा एक्सिस बैंक की बात कर लेता हूँ मैं। तो एक्सिस बैंक में भी इसने झटके मारे अपसाइड में 770 तक के। मैं लास्ट वीडियो मैंने बात भी की थी, 770 780 तरफ जाएगा, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। और करंटली सर्वाइव नहीं कर पाना एक बड़ी मुसीबत है। तो 770 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा और बड़े कैंडल के साथ मॉर्निंग में ब्रेक करना चाहिए, तब तक मुझे नहीं लगता कोई चांस है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो एक्सिस बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा, आपका आईसीआईसीआई बैंक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो ये दो बैंक पे नज़र रखिए। एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी अपना काम काफ़ी कर दिया है, तो अब बचा है दारोमदार आपका एक्सिस पे, आईसीआईसीआई पे, थोड़ा एसबीआई पे। तो ये स्टॉक जब तक नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर पाएगा। सिर्फ बैंक निफ्टी के फ्यूचर में, फ्यूचर देखिए, सिर्फ बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट बहुत स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स को पुश किया जा रहा है, तो इंडेक्स के शॉर्ट्स को ट्रैप करके ये किया जा सकता है। लेकिन स्टॉक्स में सिर्फ एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक जो बुलिश है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल कोटक भी उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऐसी नहीं होती कि इतना बड़ा एक रेड कैंडल बीच में बन जाए। तो ये एक चीज़ है, अभी भी दमदार तेज़ी नहीं दिखा रहा है अपना कोटक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑटो में आपका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसने भी टाटा मोटर्स के साथ सहानुभूति में एक फॉल दिया था, फिर एक बाउंस आया है। मुझे ऐसा लगता है ये और यहाँ से फॉल आ सकता है। तो फिलहाल के लिए 792 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक हम नहीं करते हैं तो हम एक बार और नीचे की तरफ आ सकते हैं, करीब करीब 750 से 745 के आसपास। अगर हम इसको ब्रेक कर जाते हैं 795 का, तो फिर आपका ये दोबारा से अप ट्रेंड एक 820 830 तक का आ सकता है। उसके अलावा बंधन बैंक की बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो बंधन बैंक करंटली अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रांग है। ये उस दिन परफॉर्म करता है जिस दिन बैंक निफ्टी परफॉर्म भी नहीं करता। तो ओवरऑल अगर इसमें बोले तो इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। ये एरिया सपोर्ट का है जहाँ पे हम हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से 330 की तरफ इसको जाना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 317 315 का होना चाहिए। तो ये मेरे व्यूज़ थे मार्केट के बारे में और स्टॉक्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके अलावा बहुत सारे मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूं, तो उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर आप रियली अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट को। और क्योंकि आज मैं फीवर में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एटलीस्ट जेनरिक इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों को रिलेवेंस है, उससे मतलब है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।